हेलो। प्लीज कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ ट्रैवल करा है? नहीं राधिका, तो क्यों ना आज हम सब लोग टाइम मशीन में ट्रैवल करें। आज हम ले चलते हैं आप सभी को मोहेंजोदारो, जो सिंधु नदी के किनारे और जहाँ पर हमारी सभ्यता शुरू हुई। धीरे धीरे अशोक, चाणक्य तथा गुप्त राजाओं ने भारतवर्ष का निर्माण किया। रजिया सुल्तान, शेर शाह और फिर शिवाजी ने इसे और समृद्ध किया। फिर आए ब्रिटिश सोने की चिड़िया की खोज में। उन्होंने इस चिड़िया को पिंजरे में बंद रखा। इस बंधन से मुक्त होने के लिए हमारे बहुत सारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की भी बाजी लगाई और आखिरकार हमें स्वतंत्रता मिल ही गई। लेकिन हम ये इस टाइम मशीन में बैठकर वापस तो आ जाएंगे ना? हाँ, ये टाइम मशीन हमें हमारे इसी समय में वापस लेकर आएगी। अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं आशियाना ओपन का मैग्नम ओपस, बढ़ते कदम मोहेंजोदारो से मोदी तक। इसमें भाग ले रहे हैं आशियाना ओपन के 45 बच्चे और इसे लिखा है हमारी ही आशियाना ओपन की क्रिएटिव लेडीज। प्लीज fasten your seat belt. Stay calm, Enjoy yourself. the ride is about to start. शल्य चिकित्सक थे। उनको शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझाया गया है। शल्य क्रिया के लिए सुश्रुत 125 तरह के उपकरणों का प्रयोग करते थे। ये उपकरण शल्य क्रिया की जटिलता को देखते हुए खोजे गए थे। सुश्रुत ने 300 प्रकार की ऑपरेशन प्रक्रियाओं की खोज की थी। सुश्रुत नेत्र शल्य चिकित्सा भी करते थे। शल्य चिकित्सा के दौरान होने वाले दर्द को कम करने के लिए वे मद्यपान की विशेष औषधियां देते थे। मद्य संज्ञाहरण का कार्य करता है, इसलिए सुश्रुत को संज्ञाहरण का पितामह भी कहा जाता है। सुश्रुत ने मोतिया बिंदु के ऑपरेशन की विधि को विस्तार से बताया है। एक व्यक्तित्व विवरण। किसी समय पर आचार्य सुश्रुत के समक्ष एक स्त्री अपनी बहन को लेकर पहुंची। नाम आचार्य, मेरी बहन को दृष्टि दोष है। कृपया करके इस समस्या का निवारण कर उपाय बताएं। कृपया करें इनको विभिन्न कक्ष में शल्य क्रिया हेतु इनके सब कार्यों का आगमन करें। जी गुरुजी। व्यक्ति की आंखों को शिष्य द्वारा लेटा दिए जाने पर आचार्य ने उनके उस व्यक्ति की आंखों में औषधि भर के जल की कुछ बूंदें डाल देने को कहा। व्यक्ति की आंखों को थोड़ा सा खोलकर आचार्य ने बड़ी सावधानी से आंखों के किनारों की झिल्ली हटाकर सफेद शर्व को शल्य क्रियाएं करी। धन्य हो महर्षि, अब मुझे सब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ऐसे नहीं, कृपया अपने नेत्र ना खोलिए। इस प्रकार सुश्रुत जी ने बड़ी बड़ी शल्य क्रिया की महारत पाई। आइए अब हम आपको एक और महान व्यक्ति के स्वरूप से मिलवाएं। उनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ है। इसमें रोगनाशक एवं रोग निरोधक दवाओं का तथा सोना, चारा आदि धातुओं को के भस्म एवं उनके उपयोग का भी वर्णन मिलता है। आचार्य चरक ने आचार्य अग्निवेश के अग्निवेश तंत्र को कुछ स्थान तथा कुछ अध्याय जोड़कर एक नया रूप दिया। इसे आज हम
चरक संहिता के नाम से जानते हैं। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, मुझ पे कृपा करें। वत्स, क्या दुविधा है? गुरुदेव, मेरे पेट में कई दिनों से पेट में पीड़ा है, कृपया करें और इसका कोई उपाय बताएं। वत्स, कृपया करें और बताएं कि आप किस प्रकार का भोजन करते हैं और किस समय करते हैं, विवरण दें। गुरुदेव, मैं मध्यकाल में भात और शाक का सेवन करती हूँ एवं सायकाल में भात के साथ रसे वाली शाक का भोजन करती हूँ। वत्स, कृपया करें और सायकाल में भात खाना कम कर दें और हो सके तो कंद को जल में उबालकर वह खाएं। ये लें, इस भस्म का सेवन रात्रि के भोजन के पश्चात करें और इसका सेवन करने के पश्चात किसी अन्य वस्तु का सेवन न करें। भगवान इच्छा से आपके कष्ट का निवारण होगा। धन्यवाद गुरुदेव। तथास्तु। गर्ग गोत्र में उत्पन्न होने के कारण वे गार्गी नाम से प्रसिद्ध हैं। वे पूर्ण ब्रह्मज्ञानी थी। वे मिथिला नरेश राजा जनक के दरबार में उनके नवरत्नों में से एक थी। बृहदारण्यक उपनिषद में यज्ञवाल्ची के साथ उनका बड़ा ही सुंदर शास्त्रार्थ आता है और ब्रह्मज्ञानी हो वो इन्हें सजीव बनाकर ले जाए। सबकी इच्छा हुई, परंतु आत्मनाशा के भय से कोई नहीं उठा। तब यज्ञवाल्ची ने अपने शिष्य ऋषि याज्ञवाल्की से शास्त्रार्थ करने लगे। भगवान याज्ञवाल्की ने सबके प्रश्नों का यथाविधि उत्तर दिया। उस सभा में ब्रह्मवादिनी गार्गी भी बुलाई गई थी। सबके पश्चात याज्ञवाल्की ने से शास्त्रार्थ करने के लिए वे उठी। उन्होंने पूछा, भगवान, जिस प्रकार पार्थिव पदार्थ जल से ओतप्रोत है, उसी प्रकार जल किसमें ओतप्रोत है? वायु आकाश में ओतप्रोत है। अंतरिक्ष किसमें ओतप्रोत है? अंतरिक्ष गंधर्व लोक में ओतप्रोत है। गंधर्व लोक किसमें ओतप्रोत है? गंधर्व लोक आदित्य लोक में ओतप्रोत है। आदित्य लोक किसमें ओतप्रोत है? ओ गार्गी, कृपया करें और इसके आगे न पूछें। इसके बाद महर्षि याज्ञवल्क्य ने यथार्थ सुख वेदांत तत्व समझाया, जिसे सुन गार्गी परम संतुष्ट। एक दार्शनिक स्त्री थी। वैदिक प्रमाणों के अनुसार वे मुनि अगस्त की अर्धांगिनी थी और ऋग्वेद वैदिक युग में उनका आध्यात्मिक जीवन काल था। वह न केवल ऋषि अगस्त की अर्धांगिनी थी, बल्कि वे एक मानी हुई ऋषिका भी थी। परंपरा के अनुसार रचा गया था। देवी घोष मानी हुई ज्ञानी स्त्री थी और ऋषिका होते हुए उनको वेदों के विषय में अथाह ब्रह्मज्ञानी थी। उनके द्वारा रचा गया वैदिक वचन शास्त्र में 39 एवं 49 खंड मंडल 14 पंक्तियों की उल्लेखनीय रचना है, जिसमें प्रथम प्रार्थना अश्विनी देव को समर्पित। मैत्री वैदिक काल की एक विदुषी एवं ब्रह्मवादिनी स्त्री थी। वे मित्र ऋषि की कन्या और महर्षि याज्ञवल्क्य की दूसरी पत्नी थी, परंतु उन्होंने अपने गुणों के कारण अपने पति का स्नेह ओक्षाकर अधिक प्राप्त किया। उनका आध्यात्मिक विषयों पर याज्ञवल्क्य के साथ अनेकानेक संवादों का उल्लेख प्राप्त है। प्रतीक की संन्यास लेने के बाद इन्होंने पति से आध्यात्मिक ज्ञान मांगा और अंत में आत्मज्ञान प्राप्त करने के अनंतर अपनी सारी संपत्ति दान देकर वे उनके साथ वन को चली गईं। अश्वनालय की भी स्थापना करी गई। विद्यालय की स्थापना हुई।
मैं तक्षशिला नरेश, महाराज तक्षक, आप सभी के समक्ष एक प्रस्ताव रखता हूँ। कैसा प्रस्ताव महाराज? आप सभी एक ऐसे विश्वविद्यालय के निर्माण में हमारी सहायता करें जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा। हमारे देश की विद्या दूर दूर तक रहने वाले लोगों का कल्याण करे, ऐसा मेरा स्वप्न है। महर्षि पनिनी के नाम से जानते हैं महर्षि कौटिल्य, महर्षि चनक, महर्षि जय हो। सुनो सुनो सुनो, मौर्य काल आरंभ हो रहा है। आज दरबार में पधार रहे हैं। आज तुमने मेरे अपमान का बदला लेकर मुझे सम्मानित किया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि इतिहास तुम्हें युगों युगों तक एक महान राजा के रूप में याद करेगा और पूरा मौर्य वंश तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। चंद्रगुप्त मौर्य इतिहास के सबसे महान शासक के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अपने राज्यकाल में अनेकों महान कार्य किए, संपूर्ण भारत को एकता में पिरोकर संगठित किया। उन्होंने भारत के कृषि, व्यापार, सामाजिक, राजनीतिक भारत की अखंड एकता को बनाए रखने के लिए एक केंद्रीय प्रशासन का निर्माण कराया है, जिससे हमारी प्रजा फल फूलेगी और हमारे व्यापार और कृषि को एक नई दिशा मिलेगी। अति उत्तम वत्स। अनेकों युद्ध लड़े, परंतु कुछ समय बाद कलिंग युद्ध के दर्दनाक दृश्य को देखकर उसकी मानवीय भावना जागृत हो गई। उसने अपना सर्वस्व त्याग दिया और गौतम बुद्ध की शरण में चला गया। हे महात्मा, मैं अपने जीवन से हार चुका हूँ। मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैं जीत कर भी हार गया। मैंने बहुत पाप किए हैं। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे मुक्ति का ज्ञान प्रदान करें। सपना भी मत देखो, वर्तमान के बारे में सोचो। घृणा से कम नहीं होती, बल्कि प्रेम से बढ़ती है। यही सत्य है। बौद्ध धर्म से प्रेरित तो 50 ईस्वी माना जाता है। गुप्त साम्राज्य श्री गुप्त के नेतृत्व में किए गए वैज्ञानिक और कलात्मक प्रयासों का दर्शाता है। गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग कहलाता है, यानी कि द गोल्डन ईरा इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। लेकिन ऐसा क्यों बनी? ऐसा क्या हुआ था गुप्ता पीरियड में कि हम उसे स्वर्ण युग कहते हैं? क्योंकि गुप्त काल में विज्ञान के क्षेत्र में अनेक खोज और आविष्कार हुए थे। ज्ञान एवं इंजीनियरिंग, साहित्य, कला